जीतन राम मांझी जी जो हैं सो पब्लिसिटी में बने रहने के लिए जो है मतलब कभी कुछ कह देते हैं जिसकी वजह से नेशनल न्यूज हो जाता है। जहां एक तरफ रामायण के श्लोक के साथ चीज़ों को स्पष्टता के साथ उसको खोलकर डिटेल में समझा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपका बयान आता है कि रामायण ये तमाम चीज़ें काल्पनिक थी। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी कल परसों का मामला है सर, तेज प्रताप जी लालू यादव के बड़े बेटे वो किसी वेद प्रकाश एक यूट्यूबर पत्रकार को बुलाते हैं, जैसा मैं खुद हूँ, और उनको बोलते हैं कि आप 2 मिनट के लिए कैमरा और माइक बाहर रख दीजिए और हम लोग आपस में बैठकर बात करते हैं। फिर अचानक से वेद प्रकाश जी चले जाते हैं और फिर वो उनकी गाड़ी के पीछे जाते हैं। उनकी गाड़ी आपके ही आवास के सामने लगी मिलती है, बेलेनो ब्लू कलर की। तो फिर वो आप पे आरोप लगाते हैं कि ये सारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उनको बदनाम करने का, ये मांझी जी की तरफ से किया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और अगर किसी एक पोर्टल पत्रकार के साथ, क्योंकि सर होटल पत्रकार भी छोटा पत्रकार नहीं होता सर, लाखों लोग जुड़े रहते हैं सर, हमारे भी माध्यम से लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो एक इमेज है सर, तो उसको इस तरीके से अगर कोई नेता या बड़े नेता कोई बेटे धूमिल करे तो अच्छा नहीं लगता सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। अभी हम बेगूसराय के गेस्ट हाउस में हैं और हमारे साथ एक बेहतरीन राजनीतिक कह सकते हैं, बहुत समय से बिहार की राजनीति में अपना प्रभाव छोड़े हुए हैं और एक तरीके से ये भी मान सकते हैं आप कि जो दबा कुचला वर्ग हम कहते हैं, जिसके लिए हमेशा लोग बुलंदी के साथ आवाज़ उठाते रहते हैं, एक वैसे ही समाज से आते हैं और बहुत पुराने नेता हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हमारे साथ हैं जीतन राम मांझी सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल ये करेंगे सर कि लोग ये कयास लगाते हैं, कहते हैं कि जीतन राम मांझी जी जो हैं सो पब्लिसिटी में बने रहने के लिए जो है मतलब कभी कुछ कह देते हैं जिसकी वजह से नेशनल न्यूज हो जाता है। देखिए, हम लोग तो वैसे इस चीज़ को बहुत नहीं मानते हैं, लेकिन एक कहा गया है, रामायण में एक बात आई है अच्छा। कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आप लोग किताब में भी पढ़े होंगे कि एक अंधा आदमी है और हाथी सामने है, तो पुष्प पकड़ता है तो कहता है कि रस्सी है, पैर पकड़ता है कहता है दीवार है। तो उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं तो हमारी बोली जन उपयोगी होता है, खास करके गरीबों के लिए होता है, और ख़ास करके वैसी बातें होती है जो आज तक नहीं हुई है, तो लोग को आश्चर्य होगा ही, और समझ से बाहर उनका है, और या जानबूझ करके वो चाहते हैं कि ये बात नहीं फैले ताकि समाज में उनका जो अभी तक है बखिया उखड़ जाए। क्योंकि 75 साल सरकार में रहने के बावजूद भी हाँ, लेकिन अभी सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ है जो होना चाहिए। तो इसलिए उसके प्रति हम बोलते हैं तो लोगों को अजूबा लगता है। अभी कह सकते हैं ऐसा क्यों कहते हैं, जैसे आज 75 साल आज़ादी के हो गए, सब बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनाते हैं, जय भीम कहते हैं। हम गुस्सा करते हैं जब जय भीम कहता है तब। हम इसलिए कि जब जय भीम की बात करते हो तो जय भीम की बात को मानना चाहिए। जय भीम 1956 में कहा था कि साहब वैसा समाज का रचना होना चाहिए जहाँ जाति का कोई संबंध नहीं हो, इसके लिए बुद्धिज्म अपनाया। तो जय भीम कहने वाला ऐसा कोई कर रहा है क्या? उसी प्रकार से बिहार सब सरकार का मामला है। सरकार कहती है कि हाँ मूर्ति लगा दिया और ये सब कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कीजिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान दीजिए। अगर ऐसा कर देती सरकार तो आज आरक्षण और जातिवादी जो आज दोनों राक्षस हम लोगों को निगले जा रहा है, इसका अस्तित्व ही नहीं रहता। तो ये बात हम बोलते हैं तो जिसको फ़ायदा हो रहा है इस व्यवस्था से वो तो हमारा विरोध करेगा ही। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो 1932 में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। जिस प्रकार से एमएलसी का चुनाव होता है कि नगर निकाय वाले लोग ही वोट देते हैं और टीचर वाले ही लोग वोट देते हैं, वैसे शेड्यूल कास्ट का होता है कि शेड्यूल कास्ट ही वोट देता। तो शेड्यूल कास्ट के पक्ष में बहुत सारी बातें होती। आज जो शेड्यूल कास्ट की स्थिति खराब है नहीं होती, ये कोई नहीं बोलता है। आज 131 MP हैं, 1000 समथिंग विधायक हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं तो लोगों को नागवार लगता होगा, इसलिए उड़वा देते हैं कि जीतन मांझी अपना बने रहने के लिए बात बोलते हैं। मतलब हम बने रहने के लिए कहें कि आप दलित पिछड़ों वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शायद यही लोगों के मन में खलता है। हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम अपने आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जो दलित और पिछड़ा वर्ग के उत्थान का जो मेन काउज है, जो मेन तत्व है, उसको लोग छोड़ दे रहे हैं, और उसके बिना हमारा विकास नहीं हो सकता है, चाहे राजनीतिक विकास हो चाहे सामाजिक विकास हो। इसलिए और उन लोग
जो हम कहा करते हैं कि कुछ लोग हैं जो समाज का लोग ऊपर बने हुए हैं और हम लोगों पर कब्जा किए हुए हैं, तो उनको तकलीफ लगता हो। सर एक चीज़ और कहेंगे, आप जहां एक तरफ रामायण के श्लोक के साथ चीज़ों को स्पष्टता के साथ उसको खोलकर डिटेल में समझा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपका बयान आता है कि रामायण ये तमाम चीज़ें काल्पनिक थीं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसमें गलत आप कह रहे हैं, रामायण काल्पनिक नहीं है। अच्छा। रामायण में जितनी बातें हैं, हाँ। जो मर्यादा स्थापित की गई है, एक एक श्लोक उसका एक एक चौपाई है कहने लायक, जिसको हम कहते हैं धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल परीक्षा उच्चारी है, और यही है। तो उसी तरह से और सब चीज़ें है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पी रास्तम नहीं है कमाई। इसमें कितने सुंदर सुंदर बातें हैं। अगर इस चीज़ को हम माने वास्तविक जीवन में, तो सचमुच में क्या कहते हैं उसको, मर्यादा कायम हो जाए। जहाँ तक राम की बात है, राम को हम काल्पनिक तो कहते ही हैं, लेकिन हम अपने नहीं कहते हैं। राहुल संस्कृत्यायन कौन थे? ब्राह्मण थे, उद्भट विद्वान थे, उन्होंने कहा कि काल्पनिक है। लोकमान्य तिलक कौन थे? ब्राह्मण थे, उन्होंने वैसा कहा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल ने कहा। तो मेरा कहने का मतलब, हमारे पुरातन सब लोगों ने जब कहा कि राम काल्पनिक है, खुद रामायण तुलसीदास जी ने कहा ये महाकाव्य है। और महाकाव्य का अर्थ अगर समझिएगा, तो महाकाव्य का जितने भी जो पात्र होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो सब तो कहा कि वो काल्पनिक है, तो अगर उसकी बात को हम कहते हैं तो लोग बुरा मानते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि गरीब लोग होता है, जिसको कहा जाए छोटे लोग होते हैं, उस पर सब लोग उंगली उठा देते हैं, और बड़े लोग बोलते हैं तो उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमको गरीब जान करके, छोटा समझ करके कुछ लोग बोल देते हैं। हम तो वास्तविक बात बोल रहे हैं, और हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों की बात को बोल रहे हैं। मतलब ये सब बना बनाया है जो किताबें में दर्ज है सर, उस बातों को लेकर अगर आप कुछ कहते हैं और किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है, अगर कोई लोग विरोध करते हैं तो उनका भी विरोध जायज़ है तब? नहीं, हम किसी के आस्था को चोट नहीं करते हैं। आप राम को पूजिए, आप पत्थर को पूजिए, आप माटी को पूजिए, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? आप अपना कीजिए, लेकिन आप हमको कहिए कि आप मानवे कीजिए, तो हम नहीं मानेंगे। बात तो साफ ये है। हम कहते हैं और इसलिए नहीं मानेंगे, वो तो सर स्वेच्छा है। और इसलिए नहीं, स्वेच्छा नहीं है, इसलिए कि हमारे पुरखन ने इस तरह की बात की है। राहुल संस्कृत्यायन अगर नहीं कहे हैं तो हमको बता दीजिए। इतने बड़े बहुत विद्वान, लोकमान्य तिलक इतने बड़े विद्वान, उन्होंने वैसा कहा है, तो हम तो उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं। रही बात आपकी, तो आप जो मानिए, हम उसमें बाधा नहीं डालने जाते हैं। सर इन तमाम कंट्रोवर्शियल चीज़ों को अलग रखकर अब थोड़ा बिहार की पॉलिटिक्स की बात करेंगे सर। आप अभी भी एनडीए गठबंधन में हैं, साथ हैं, और बीते दिनों का जो समीकरण दिखता है, कभी नीतीश कुमार जी तेजस्वी के यहाँ इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं और कभी तेजस्वी जी इफ्तार पार्टी में चले आते हैं, ये क्या समीकरण है? क्या कुछ बदलने वाला है? अब ये क्यों नहीं कहते हैं कि कभी नीतीश कुमार और तेजस्वी सब साथ मेरे के यहाँ आते हैं? अच्छा, ये भी तो आते हैं। ये सब देखिए, कोई भी पर्व है, पर्व मेल का होता है, प्रेम सौहार्द का होता है। अब ऐसे समय में हर आदमी हर के यहाँ जाता है, अगर उसको आमंत्रण मिलता है, तो यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी का। और हम समझते हैं कि इस तरह की बात होनी चाहिए। रही बात, हम उदाहरण देते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सा ऐसा हुआ कि हस्बैंड दूसरे पार्टी में है और वाइफ दूसरे पार्टी में, तो क्या उन लोगों का संबंध खत्म? अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल। हाँ, तो मेरा उसका संबंध खत्म हो जाता है क्या? तो उसी प्रकार से पॉलिटिकल कोई अगर व्यू रखता है दूसरा और हम दूसरा रखते हैं, तो जो ओकेजन्स हैं उसमें एक साथ मिलने में क्या बुरा है? और ये अच्छी चीज़ है। नहीं तो सर, जो माहौल बन गया बिहार में, अब बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो गई सर, सबसे ज़्यादा विधायक हैं उसके पास। तो लोग कयास लगा रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं बिहार में, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो रहे हैं और वो जो है रास्ता खोज रहे हैं, एक तीसरा रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि जब बीजेपी से अलग होंगे तो कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए जहाँ सेट होकर सरकार बने। बहुत सी बातें चैनल पर नहीं कही जा सकती है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, उनकी गलती है, वो भ्रम में है। नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, चूँकि 2025 तक के उनको मैंडेट मिला है। जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए में जितना भी पार्टनर लोग हैं, चाहे हम हों, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, कोई किसी प्रकार का दरार नहीं है, और ये लोग इंटैक्ट हैं, और ये लोग इंटैक्ट अभी हैं, तो इस चीज़ को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इसलिए बिहार की सरकार स्टेबल है, और इस स्टेबिलिटी को कोई
चेंज नहीं कर सकता है और लोग अपना ढंग से करते रहते हैं, डी-एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि विरोधियों का कुछ यही काम है कि ये करके जनमानस को भरमाएं, लेकिन जनमानस को भरमाने की चीज़ नहीं है। हम लोग सब एक हैं और एक रहेंगे और 2025 के बाद ही निर्णय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सर कितनी मजबूती के साथ आपकी पार्टी अभी बिहार में काम कर रही है, कार्यकर्ताओं के साथ ग्राउंड लेवल पे आप जिस कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ कितनी मजबूती के साथ लोगों तक पहुँच पा रहे हैं? देखिए, हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर हमारे के यहाँ जो है घोषणा है या हमारा जो प्रियम्बुल है उसमें है कि हिंदुस्तान में दो ही जाति है, एक अमीर की और गरीब की। हम बहुत डिप्रेस्ड सोसाइटी से आए हैं, लेकिन हम अपना बेटा को डॉन बॉस्को में पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, एमए पीएचडी नेट किया, लेकिन कितने मुसहर परिवार हैं जिनका हुआ है। तो इसीलिए हम लड़ाई करते हैं कि कॉमन स्कूलिंग कीजिए कि उसका बेटा को भी चांस मिले, क्योंकि हमारा बेटा से फार इंटेलिजेंट लड़के अभी भी हैं जिनको मौका नहीं मिला है, तो उनको मौका दीजिए। इसी के लिए कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। रही बात मकान का, रही बात उसका बिजनेस का, जॉब का, तो जॉब में भी हम लोग कहते हैं कि भाई हर तरह से उसको रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार करना चाहिए, और नहीं तो फिर यही कारण है कि यहाँ से पलायन बहुत लोग होते हैं, चले जाते हैं। तो उस चीज़ उधर सरकार बहुत काफ़ी ध्यान दिया है और सरकार ने कहा है कि चुनाव घोषणा में कि हम 19 लाख लोगों को जॉब देंगे। तो हम समझते हैं कि सरकार उस ओर काम कर रही है। कल ही बात हो रही थी हमारी फिशरीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से। फिशरीज डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर हमारा फेडरेशन और सदस्य जैसा हमारा कहती है सोसाइटी है, अगर बढ़िया से काम करे और लोग आवे तो 10 लाख जॉब तो हम देंगे। तो कहने का मतलब उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और वो जॉब कौन लेगा? आप ऐसे आदमी, हमारे ऐसे आदमी को तो जॉब की ज़रूरत नहीं है, वो गरीब ही लोग लेगा। इसलिए गरीब के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। उनका एजुकेशन होगा। जैसे हम बहुत गरीब, हमारा एक घर का कोठरी थी, उसमें हम भी रहते थे, भाई भी रहता था, माँ बाप भी रहते थे, जानवर भी रहते थे। आज हम पढ़ लिख गए तो आज हम कहाँ, हमने मकान बना लिया। तो इसीलिए कि बेसिक एजुकेशन यदि हो जाता है हमारा, और बाबा अम्बेडकर ने भी इस चीज़ को कहा है कि शिक्षित बनो, और उन्होंने भगवान बुद्ध का अनुसरण किया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो सब लोगों ने कहा है कि शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा ही एक ऐसी विधा है जिससे वृद्धि हो सकता है। तो सबसे फोकस मेरा यही है कि हमारे बच्चे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एजुकेशन मिले, और एजुकेशन सामान्य रूप में हो तो वो अपने आप वो वृद्धि कर जाएंगे। सर एक दो और सवाल पूछूंगा सर। पहला ये कि सर एमएलसी चुनाव से पहले का जो राजनीतिक दृश्य बन गया था पटना में, जिस तरीके से वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो थे मुकेश सहनी जी भी, आपसे मुलाकात लगातार हो रही थी उनकी, और बहुत तरह की बातें निकल कर सामने आ रहे थे। तो अभी मुकेश सहनी जी कहाँ हैं? वो आपके साथ हैं या सारे माहौल से अलग थलग हैं? हमारी इफ्तार पार्टी में मुकेश सहनी भी आए थे, और मुकेश सहनी आए थे, चिराग साहब आए थे। तो दोनों एक गाड़ी से गए कांग्रेस में। तो मेरा कहने का मतलब, राजनीति में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एमएलए ही रहें, हम एमपी ही रहें। राजनीति करना है कि मतलब कि समाज की सेवा करना है। आज ये हम कहेंगे कि मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं, सन ऑफ मल्लाह अपने को कहते हैं, उस समाज को आरक्षण मिले, उसका आयोग बने, इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, जैसा कि हमको पता चला है। और हम समझते हैं कि इस मॉब में अगर हम लोगों का उस साथ लेना चाहेंगे तो हम लोग भी उनको साथ देंगे, क्योंकि वहाँ भी तो गरीब तबके के लोग हैं। तो इसलिए उनके विकास के लिए अगर वो लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, तो राजनीति कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल, अभी कल परसों का मामला है सर, तेज प्रताप जी लालू यादव के बड़े बेटे, वो किसी वेद प्रकाश एक यूट्यूबर पत्रकार को बुलाते हैं, जैसा मैं खुद हूँ, और उनको बोलते हैं कि आप 2 मिनट के लिए कैमरा और माइक बाहर रख दीजिए और हम लोग आपस में बैठकर बात करते हैं। फिर अचानक से वेद प्रकाश जी चले जाते हैं और फिर वो उनकी गाड़ी के पीछे जाते हैं। उनकी गाड़ी आपके ही आवास के सामने लगी मिलती है, बेलेनो ब्लू कलर की। तो फिर वो आप पे आरोप लगाते हैं कि ये सारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उनको बदनाम करने का, ये मांझी जी की तरफ से किया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और अगर किसी एक पोर्टल पत्रकार के साथ, क्योंकि सर पोर्टल पत्रकार भी छोटा पत्रकार नहीं होता सर, लाखों लोग जुड़े रहते हैं सर, हमारे भी माध्यम से लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो एक इमेज है सर। तो उसको इस तरीके से अगर कोई नेता या बड़े नेता कोई बेटे धूमिल करे तो अच्छा नहीं लगता सर। क्या बात है? जैसे देखिए क्या बातें वहाँ हुई, क्यों वेद प्रकाश आए, और जहाँ तक हमारे के यहाँ है, मालूम होना चाहिए कि हमारे ही साथ उन्होंने अपना पत्रकारिता शुरू की थी। और जब कुछ बातें हुई
पैसा का जहाँ 20,000 रुपया देते थे, हमको जब ये हुआ तो हम कहा कि नहीं 10,000 रुपया पर रहिए, तो उनको नहीं गुजारा हुआ तो दूसरी जगह चल गए काम के। तो मेरा कहने का मतलब हमरा कोई उनसे बायसनेस नहीं था या कोई हम ऐसा नहीं समझते थे। दुनिया लोग कहता है कि ज़्यादा जहाँ पैसा मिलेगा काम करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ से आ करके हमारे के यहाँ, उसमें हम नहीं थे, हम तो गया में थे, लेकिन हमारा जो प्रवक्ता है दानिश रिजवान वो हमारे घर पर थे और दानिश रिजवान से उनका से भी एक तरह से सामंजस्य ठीक है। तो उन्होंने सोचा होगा कि वहाँ हैं तो वहाँ जाके हम कुछ बातचीत करें। अब वहाँ से कोई गलत भावना से भागे थे, ये क्या हुआ था ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमारे के यहाँ आने के बाद किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं आपके थी। यहाँ जो आए थे उसका पूर्व अपॉइंटमेंट वगैरह था उनका कि नहीं, हाँ हम तो थे नहीं, तो पूरा अच्छा, थे ही अपॉइंटमेंट काम नहीं ना आप। और अच्छा। तो दानिश जी रिजवान थे, उनके साथ हो सकता है। तो ये है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो अभी लोग पूछा, अगर कोई शिकवा शिकायत होती तो जब हम इफ्तार में बुलाए तो दोनों भाई आते कैसे? दोनों आए, गले मिले, फ़ोटो खिंचवाए और फिर उसके बाद शहर से गए। तो अगर कोई शिकायत रहती कि हाँ मानी जी कंस्पिरेसी कर रहे हैं तो हमारे क्या नहीं आते, या फिर कह भी सकते थे कि भाई आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। चलिए, धन्यवाद आपको। तो लगभग जितने सवाल थे मांझी जी से पूछने लायक वो तो मैं पूछ चुका। दर्शक आप हैं, मूल्यांकन आपको करना है कि कितने सवालों का जवाब उन्होंने सही दिया, और जहाँ तक बात है राम और रामायण की उस पर भी विश्लेषण सुन ही लीजिएगा। पर फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण है और राजनेताओं की जहाँ तक समझने वाली बात है, तो आप इतना ज़रूर समझ लीजिए कि राजनेता जो है ना वो आपस में पार्लियामेंट में क्लब मेंबर की तरह बैठते हैं साथ में, ठीक है, साथ में इफ्तार पार्टी करेंगे हाँ, मगर कोई अगर पत्रकार जर्नलिस्ट माइक और कैमरा लेकर सामने चला आया फिर देखिए क्या कमाल का विरोध करेंगे, ठीक है। तो यही समीकरण है बिहार की राजनीति का। फिलहाल हम हैं अविनाश भट्ट, आज मेरा जन्मदिन है, आप हमको विश भी कर सकते हैं और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ।